हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मेरा नाम यश कीर्ति गोयल। स्वागत करता हूं आपका दोबारा हमारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट टॉपिक जो आपने आरबीआई एंड द इकोनॉमी वाला किया था, आपको मनी सप्लाई के ऊपर लेक्चर मिला होगा, जिसमें हमने मनी सप्लाई के मेजरमेंट स्केल्स पढ़े, M1, M2, M3, M4, M0, और आरबीआई की कुछ पर्सनल मेजरमेंट स्केल्स पढ़े, NM1, NM2, NM3, L1, L2, L3। ठीक है। और एक लास्ट वीडियो आपको थ्योरी ऑफ डिमांड के पार्ट 2 पे मिली होगी, और आपका टेस्ट भी हुआ है हाल ही में, और आपको पता लग गया है आपका टेस्ट कैसे रहा। मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट इस बात से हुआ कि टेस्ट बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है। जैसे मैं पीपीएससी फर्स्ट बैच का देख रहा था, तो उसमें 31 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 18 स्टूडेंट्स ने ही अटेम्प्ट किया है। तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि नॉन सिंसियरिटी अच्छी नहीं है। आपके लिए अगर अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आया है, देखिए प्रिंसिपल का रैंक कोई छोटा मोटा रैंक नहीं है, गस्टेड है, ऑफिसर की पोस्ट है, तो उस अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कीजिए। बाकी आपको अपने बारे में बताइए कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। और ठीक है, इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। बाकी आपको पता लग गया कि आप कितने पानी में हो। जितने लोगों ने टेस्ट दिया है उनको पता लग ही गया है कि वो कितने पानी में हैं और कितने पानी से ऊपर हैं। तो उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहिए। कुछ नहीं समझ आता तो आप जब भी किसी भी टाइम मुझे कॉल करके या मैसेज करके अपना कंफर्म कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वो आरबीआई वाला टॉपिक चल रहा था, वही टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे मनी सप्लाई के बाद से आरबीआई इन द इकोनॉमी के करंटली आरबीआई के कुछ नॉर्म्स, कुछ गाइडलाइंस वो इकोनॉमी में कैसे इफेक्ट कर रहे हैं हमारे बैंकिंग सिस्टम को। ठीक है, तो आपको आजकल न्यूज़ में या करंट अफेयर्स में आपको एक पॉइंट सुनने को देखने को मिलता होगा, एनपीए। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या फुल फॉर्म है इसका? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, अब एसेट्स क्या होता है? हमारी संपत्ति या हमारी वो संपत्ति जो हमें फ्यूचर में कुछ पैसा रिटर्न ला के देगी, कोई इनकम ला के देगी। ठीक है, वो एसेट हमारी जो फ्यूचर में हमें कुछ इनकम रिटर्न ला के देगी। अब वो घोषित कर दी गई है नॉन परफॉर्मिंग, उसको नाम दे दिया गया है नॉन परफॉर्मिंग। मतलब जो वो एसेट में हमने जो वो संपत्ति में पैसा लगाया था वो भी डूब गया, और वो कोई पैसा हमें वापस भी नहीं लाके दे रही है। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए। जब भी ये वर्ड आपको देखने को या सुनने को मिलेगा, ये वर्ड आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये बैंकिंग से रिलेटेड वर्ड है। किस चीज़ से रिलेटेड वर्ड है ये? बैंकिंग से रिलेटेड वर्ड है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स किस चीज़ से रिलेटेड वर्ड है ये? बैंकिंग से रिलेटेड एक टर्म है, इकोनॉमिक टर्म है, किसमें कि एसेट्स जो हमारी संपत्ति है वो हमें इनकम भी नहीं ला के दे रही और वो संपत्ति भी हमारी डूब गई है। अब बैंक्स के लिए संपत्ति क्या है? बैंक्स के लिए एसेट क्या है? जो भी लोन दिए हैं बैंक ने, लोन गिवन बाय बैंक्स आर इट्स प्रॉपर्टी और सोर्स ऑफ इनकम। यही बोलते हैं हम। बैंक्स की इनकम का सोर्स क्या है? जो भी उसने लोन दिए हैं, लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, या जो भी लोन दिए हैं वो बैंक की क्या है? बैंक की प्रॉपर्टी है। कल को वो बैंक को इनकम ला के देंगे या बैंक की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। जो भी बैंक ने लोन्स दिए हैं, तो वो जो लोन्स हैं, जो बैंक द्वारा लोन दिए गए हैं, वो बैंक्स की एसेट्स हैं। और वो एसेट्स क्या हैं? वो नॉन परफॉर्मिंग डिक्लेयर कर दी गई हैं। मतलब उन एसेट्स से, उन लोन से कोई ब्याज नहीं मिल रहा, और वो जो मूल था, जो प्रिंसिपल अमाउंट थी, वो भी डूब गई या डूबने वाली है। ठीक है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का ये तो कुछ इंट्रोडक्शन है। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स चीज़ क्या है? एनपीए। देखिए, एनपीए को कुछ टाइम पहले कहा जाता था बैड लोन्स। मतलब एनपीए का पुराना नाम क्या है? ओल्ड नेम क्या है? बैड लोन्स।
बैड लोन कहा जाता था कि जो लोन गलत साबित हो गया, बेकार साबित हो गया, घटिया साबित हो गया, लोन दिया पर वो अभी पैसा रिटर्न नहीं आएगा, तो उसको बैड लोन बोला जाता था। ठीक है, 1998 में एक पर्सन थे एम नरसिम्हा, इनकी चेयरमैनशिप में नरसिम्हा कमेटी बनाई गई। एम नरसिम्हा पर्सन थे। एम नरसिम्हा कौन थे? ये आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर थे। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर थे एम नरसिम्हा जी, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर थे। और एम नरसिम्हा जी के चेयरमैनशिप में नरसिम्हा कमेटी बनाई गई। अब जब भी नरसिम्हा कमेटी का नाम आएगा वो आप याद रखिएगा, वो किस चीज़ से रिलेटेड है? बैंकिंग रिकमेंडेशन से रिलेटेड है। बैंक्स के ऊपर बैंकिंग सिस्टम को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने रिकमेंडेशंस दी। बैंकिंग रिकमेंडेशन से रिलेटेड है नरसिम्हा कमेटी। ठीक है, तो 1998 में नरसिम्हा कमेटी ने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी। उन्होंने कहा बैड लोन का नाम एनपीए रख दो, बैड लोन का नाम एनपीए रख दो। तो बैड लोन्स को एनपीए कब से कहा जाने लगा? 1998 से। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये मैं रब कर देता हूँ। अब इस कमेटी ने कुछ और रिकमेंडेशंस भी दी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित करना है वो घोषित कैसे करना है, क्या जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं ये बैंक्स को इफेक्ट किस तरीके से कर रहे हैं। देखिए, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का इफेक्ट है उसको बोला जाता है ट्विन बैलेंस शीट इफेक्ट। ट्विन बैलेंस शीट इफेक्ट। हर बिजनेस वाली किसी संस्था में बैलेंस शीट बनती है, हर साल के एंड पे बैलेंस शीट बनती है कि क्या हमारी संपत्ति है, क्या हमारे कर्जे हैं, उनकी एक स्टेटमेंट बनती है, बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट को जो इफेक्ट है उसको ट्विन बैलेंस शीट इफेक्ट बोला जाता है। कैसे? देखिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट या बैड लोन्स, हम सभी को मालूम है कि बैड लोन्स हमें कहाँ ज़्यादा देखने को मिलते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, सरकारी बैंक्स में ज़्यादा देखने को हमें मिलते हैं कि सरकारी बैंक्स वालों का पैसा, जो प्राइवेट बैंक वाले हैं वो तो पूरा कर लेंगे अपने आप, वो तो रिकवरी एजेंट वगैरह पर्सन भेज के वो अपना लोन पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, सरकारी बैंक हैं, वहाँ हमें ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स देखने को मिलती हैं। अब उसमें सीन क्या है? क्या ये ट्विन बैलेंस शीट इफेक्ट क्या कहता है? ट्विन बैलेंस शीट इफेक्ट कहता है कि किसी गवर्नमेंट स्कीम के चलते, किसी वेलफेयर स्कीम के चलते, किसी गवर्नमेंट स्कीम के चलते किसी सरकारी बैंक ने लोन दिया, लोन प्रोवाइड करवाया। ठीक है, मान लीजिए जब साल का बजट बना तो बजट में गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बता दी कि हम किसानों को इतना लोन देंगे, तो वो स्कीम के चलते, वो वेलफेयर स्कीम के चलते बैंक ने लोन दिया, किसी किसान को या किसी पर्सन को लोन दिया। ठीक है, तो वो लोन दिया, लोन जब दिया तो हम बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? लोन हमारे लिए क्या है? एसेट है, तो लोन को हमने एसेट शो कर दिया। ठीक है, मान लीजिए लोन दिया 1 लाख रुपए का। ठीक है, अब जो ये 1 लाख रुपए का लोन दिया, इससे क्या हुआ? कुछ टाइम बाद वो लोन वापस नहीं आया, उसका पैसा वापस नहीं आया, उसको हमने एनपीए का नाम दे दिया कि ये नॉन परफॉर्मिंग है, इसका ब्याज भी नहीं आ रहा, इसका मूल भी नहीं आ रहा, इसको नॉन परफॉर्मिंग का नाम दे दिया। और इस 1 लाख को हमने, लोन को, जिसको हमने पहले एसेट माना हुआ था, इसको फिर हमने एसेट में से कट करके इसको लॉस वाली साइड शो कर दिया, लॉस में शो कर दिया। ठीक है, कहाँ हमारी बैलेंस शीट 1 लाख रुपीज़ प्लस में आ रही थी? कहाँ? आपकी जेब में या आपकी बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए प्लस में पड़े थे, अब वो आपके 1 लाख रुपए माइनस में शो हो रहे हैं, 1 लाख रुपए माइनस में शो हो रहे हैं। ठीक है, तो एक ही टाइम में, एक ही साल में या 2 साल में या 3 साल में आपकी बैलेंस शीट 1 लाख प्लस दिखाने की बजाय 1 लाख माइनस में दिखाने लग गई। तो इसको बोला जाता है ट्विन बैलेंस शीट इफेक्ट, कि एक ही बैलेंस शीट 2 तरह के इफेक्ट दिखा रही है। पहले वो दिखा रही है कि 1 लाख प्लस में है, फिर कुछ टाइम बाद दिखा रही है कि 1 लाख माइनस में है। तो ये इफेक्ट का नाम है ट्विन बैलेंस शीट इफेक्ट,
ठीक है, इसको नॉन परफॉर्मिंग का नाम दिया जाता है। कि अब देखिए, अब 1 लाख प्लस है, 1 लाख प्लस को माइनस 1 लाख बनाना है, 1 लाख प्लस को माइनस 1 लाख बनाना है, तो मतलब इफेक्ट कितना पड़ेगा, -1 लाख, -1 लाख, टोटल इफेक्ट कितना पड़ा, -2 लाख का, है ना। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी पर्सन से 10 रुपये लेने हैं, हाँ, तो आप क्या कहोगे कि आप 10 रुपये प्लस में हो, ठीक है। पर कल को वो पर्सन ब्लेम करे कि उस पर्सन ने आपसे 10 रुपये लेने हैं, ठीक है, तो जो आपने 10 रुपये उससे लेने थे वो भी गए और उसको बदले में 10 रुपये और देने पड़ेंगे, तो टोटल लॉस आपका 20 रुपये का हो गया ना। तो वही यहाँ पे है, बैंक कहते हैं कि हमने जी लाख रुपये लेना है और बाद में उन्होंने कह दिया कि लाख रुपए का लॉस है, तो ओवरऑल उसका इफेक्ट कितना देखने को मिला कि 2 लाख रुपए का लॉस हो गया। जो 1 लाख ये लेना था ये भी मिट्टी हो गया और 1 लाख का लॉस शो हो रहा है, ओवरऑल लॉस कितना हो गया, टोटल 2 लाख का। तो इसको बोला जाता है ट्विन बैलेंस शीट इफेक्ट, कि जब आपकी एसेट को लॉस में शो किया जाएगा बैलेंस शीट में, वो है आपका ट्विन बैलेंस शीट इफेक्ट, ठीक है। नाउ तो ये तो इसका इफेक्ट हो गया। चलो हम रिकमेंडेशंस की बात कर रहे थे कि नरसिम्हा कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए 1998 में ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लेके। नरसिम्हा कमेटी ने कहा कि किसी भी एसेट को, किसी भी लोन को साथ के साथ ही हमने नॉन परफॉर्मिंग एसेट का नाम नहीं देना। किसी भी एसेट को, किसी भी लोन को हमने साथ के साथ नॉन परफॉर्मिंग एसेट का नाम नहीं देना है। उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए लोन को एक प्रोसेस से गुजारा जाएगा, एक स्टेजेस से गुजारा जाएगा। तो 3 स्टेजेस होंगी। सबसे पहले सब स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स की कैटेगरी में रखा जाएगा लोन को। कब, जब, इधर लिख लेते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स किसको कहा जाएगा, व्हेन फॉर द continuous 90 days no interest or principal received। जब लगातार 90 दिनों के लिए कोई भी ब्याज या कोई भी मूल ना वापस आए, तो उस लोन को सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में रखा जाएगा। क्या होगा, सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में किसको रखना है, जब आपका ब्याज या मूल या इन दोनों में से कोई भी चीज़ 90 डेज के लिए आपको नहीं मिल रही, 90 दिन हो गए हैं, आपको कोई ब्याज या मूल का कोई भी पैसा नहीं मिला, उस लोन को क्या बोला जाएगा, सब स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट कि पहले आप उसको सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में डाल दिया कि ये थोड़ा थोड़ा डिफॉल्ट करना शुरू कर रहा है, फिर इसको आप डाउटफुल में डाल दोगे कि भाई पता नहीं अब पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, डाउटफुल में डाल दिया। डाउटफुल किसको बोलना है, जब किसी लोन को सब स्टैंडर्ड बने हुए 1 साल हो गया, when one loan is converted into substandard asset for the last 1 year। पिछले 1 साल से अगर कोई आपका लोन सब स्टैंडर्ड ही चल रहा है, तो 1 साल बाद जब भी लोन को सब स्टैंडर्ड बनाया, उसके 1 साल तक अगर उसकी कोई भी पेमेंट नहीं आई, सब स्टैंडर्ड शो कर दिया, 90 दिन तक पैसा नहीं आया तो उसको सब स्टैंडर्ड शो कर दिया, 90 दिन के बाद 1 साल तक और नहीं पैसा आया तो उसको हमने डाउटफुल शो कर दिया। मतलब सब स्टैंडर्ड कब शो करना है, 90 दिन के बाद। डाउटफुल कब शो करना है, ये 90 और 365 दिन और 365 दिन और, मतलब जब 455 दिनों तक कोई भी ब्याज या मूल नहीं आएगा, हम उसको क्या बोलेंगे, यह हमारी डाउटफुल एसेट है, ठीक है। देन थर्ड
थर्ड होगा हमारा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। थर्ड होगा हमारा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब आपको क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में, आपके वो दिल से आवाज़ आ जाए कि भाई ये डाउटफुल एसेट का पैसा मिट्टी हो गया, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी से पैसे लेने हैं, वो पैसे नहीं देने में आ रहा, आपने थोड़ा दिन वेट किया, फिर उसको फ़ोन किया कि भाई पैसे दे दो, वो कहता मैं देता हूँ, फिर नहीं आया, फिर आपके दिल से ये आवाज़ आ जाएगी कि भाई ये पैसे मिट्टी हो गए। तो जब बैंक वालों के दिल से आवाज़ आ जाएगी कि डाउटफुल एसेट्स का पैसा नहीं आने वाला, तो उसको डाउटफुल एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। समझ लगा, ठीक है, क्लियर है। तो एनपीए घोषित कर दिया जाएगा, और जब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाला पैसा सच्ची में हमें नहीं मिलेगा तो हम इसको देन क्या शो कर देंगे, फोर्थ स्टेज पे लॉस एनपीए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो मतलब वो परफॉर्म ही नहीं कर रही, ना ब्याज आ रहा है ना मूल आ रहा है, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद हम उसको मिट्टी शो कर देंगे, भाई बिल्कुल भी नहीं आना, हम उसको लॉस में शो कर देंगे, तो वो बन जाएगा हमारा लॉस एनपीए कि हमारी एसेट लॉस में चली गई है। क्लियर है। तो ये कुछ स्टेजेस बताई नरसिम्हा कमेटी 1998 में कि कैसे लोन को आपने नॉन परफॉर्मिंग शो करना है। पहले सब स्टैंडर्ड शो करो, जब 90 दिनों तक कोई ब्याज या मूल ना आए फिर डाउटफुल शो करो। अगर लगातार 455 डेज हो गए हैं या ये 90 दिन के बाद एक साल तक 365 डेज तक कोई इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव ना हो, और उसके बाद जब आपके दिल से आवाज़ आए कि इसमें से कोई पैसा नहीं आने वाला, तो वो एनपीए हो जाएगा। जब आप उसको अपने अकाउंट्स में, अपने खातों में लॉस में शो कर दोगे तो वो बन जाएगा हमारा लॉस एनपीए। क्लियर है, ठीक है। हाँ, तो अभी हमने किया एनपीए का मीनिंग और उसके टाइप्स, या हम कहेंगे स्टेजेस, कैसे किसी लोन को लॉस एनपीए में कन्वर्ट किया गया। अभी हमने पॉइंट करना है गवर्नमेंट स्कीम्स टू कन्वर्ट करेक्ट एनपीए। गवर्नमेंट ने क्या प्रोसेस चलाया कि एनपीए को कम किया, कैसे किया जाए, या एनपीए जो इतने बढ़ रहे हैं, इतने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहे हैं, उसको करेक्ट कैसे करने के लिए कोई स्कीम्स और कैसे कुछ ऑप्शंस, कोई ऑपरेशंस चलाए गए। एनपीए के लिए आपको अगर अभी भी एनपीए का मीनिंग नहीं समझ आया है तो इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल विजय माल्या और नीरव मोदी, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा जी, विजय माल्या जी बाहर बैठे हैं, पैसे खा गए इंडिया का, बैंकों का। नीरव मोदी 11,000 करोड़ रुपए लेके भाग गए, पता नहीं कहाँ हैं, मैं भी नहीं ढूंढ पाया, सरकार भी नहीं ढूंढ पाई, तो पता नहीं कहाँ बैठे हैं, हमारे देश का पैसा खा गए। तो वो एनपीए जो हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जो लोन लेके पैसा खा के भाग गए। वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कैसे करेक्ट किया जाए, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स निकाली हुई हैं उसके लिए ध्यान से देखिए। 1994 में क्या किया, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाए गए थे। 1994 में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाए गए थे। ये वो ट्रिब्यूनल हैं, ये वो कुछ लोक अदालतें हैं जो डेट रिकवरी के लिए गाइडलाइंस बनाएंगी, स्टेप्स उठाएंगी, ठीक है। या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि डेट रिकवरी के लिए उन्होंने आदमी रख लिए, रिकवरी एजेंट्स रख लिए कि ये जो ट्रिब्यूनल है ये कुछ रिकवरी एजेंट भेजेंगे, उनके घर पे भेजेंगे, उनकी प्रॉपर्टी को सील करेंगे या उनकी प्रॉपर्टी को बेचेंगे, पैसा पूरा करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का आपको मीनिंग नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मल भाषा के लिए आपको मैं समझा रहा हूँ कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल क्या है। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एक ऐसा ट्रिब्यूनल है जो लोगों को अपॉइंट करेगा, वो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट शो हुआ है किसी पर्सन का, उसको पैसा निकाल के लेके आओ जैसे मर्जी। आज के टाइम पे इंडिया में टोटल 29 ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल अवेलेबल है, ठीक है। देन इसके बाद नरसिम्हा कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर 2000 में सिबिल बनाया गया। 2000 में सिबिल बनाया गया। सिबिल क्या है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। क्या नाम है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो
ऑफ इंडिया लिमिटेड। गवर्नमेंट ने अपनी एक कंपनी बनाई या गवर्नमेंट ने रेकमेंड किया कि एक ऐसी कंपनी बनाओ जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन देगी, सिबिल का स्कोर निकालेगी। स्कोर क्या होगा कि उनकी पेमेंट हिस्ट्री के ऊपर उनकी हैबिट्स बताई जाएंगी कि उनकी पेमेंट हैबिट्स कैसी हैं, कि मैंने एक बार किसी से लोन लिया, उसको लोन रीपेमेंट कर दिया, दूसरी बार लोन लिया फिर वापस दे दिया, तीसरी बार लोन लिया फिर वापस दे दिया, तो उससे मेरी ईमानदारी पता चलेगी कि मैं लोन लेके पैसा देने में कितना ईमानदार हूँ। तो वो सिबिल स्कोर पता चलेगा, ठीक है। वो सिबिल स्कोर क्या है? सिबिल स्कोर कहता है क्रेडिट की इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि इस पर्सन ने अगर पहले किसी पुराने टाइम में लोन लिया था तो इसकी लोन हिस्ट्री कैसी है। तो वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन बताने के लिए एक ब्यूरो बनाया गया, एक संस्था बनाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो वो सिबिल स्कोर बनाएगी कि हाँ जी इस पर्सन का इतना सिबिल स्कोर है तो इसको लोन दे सकते हैं इजीली, और सिबिल स्कोर अगर कम होगा तो इसको लोन नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर किसी पर्सन का सिबिल स्कोर हाई है तो उसकी पेमेंट हिस्ट्री अच्छी चल रही है, अगर उसका सिबिल स्कोर लो है तो उसकी पेमेंट हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है, वो पहले पास्ट टाइम में भी अपनी पेमेंट्स के में डिफ़ॉल्ट कर चुका है, राइट। देन 2002 में सरफाइजी एक्ट बनाया गया। सरफाइजी एक्ट बनाया गया, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा एक उम्दा एक अधिनियम बनाया गया एनपीएस के लिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एस से सिक्योरिटाइजेशन, ए से एंड, आर से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ, एफ से फाइनेंशियल, ए से फाइनेंशियल एसेट्स एंड ई से एनफोर्समेंट, ये मैं एक बार अब कर देता हूँ, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। ये पॉइंट एक बार अब कर देते हैं जी। तो सरफाइजी एक्ट बनाया गया 2002 में, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। नाम बहुत बड़ा है, घबरा मत जाइएगा कि क्या चीज़ है। नॉर्मल सी देसी सी भाषा में मैं आपको समझा दूं कि बैंक्स के एनपीएस को कंट्रोल में करने के लिए एक एक्ट, एक अधिनियम बनाया गया, ये सरफाइजी के नाम से, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको सरफाइजी बोल सकते हैं। सरफाइजी के नाम से सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट के नाम से एक लॉ, अधिनियम, एक एक्ट बनाया गया लॉसेस को, एनपीएस को करेक्ट करने के लिए। अब इसमें गाइडलाइंस क्या बनाई गई? मेन है इसकी गाइडलाइंस, कि इसमें गाइडलाइंस क्या बनाई गई हैं? इसमें गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि 90 दिनों का इंतज़ार कर लिया, जब सब स्टैंडर्ड एसेट घोषित कर दिया, किसी एनपीए को, किसी लोन को सब स्टैंडर्ड शो कर दिया, 90 दिन तक कोई पेमेंट नहीं आई, फिर उसके 60 दिन, आप 60 दिन तक वेट करो, 2 महीने तक, 60 डेज तक वेट करो, उस पर्सन को लेटर भेजो कि भाई साहब इतनी दिनों के अंदर अंदर बैंक में आके मिलो या कोई पेमेंट दो तो ठीक है, नहीं तो लोन लेने के लिए जो सिक्योरिटी आपने जमा करवाई है, ठीक है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जो लोन लेने के लिए आपने सिक्योरिटी जमा करवाई है, वो सिक्योरिटी हम हड़प लेंगे, वो सिक्योरिटी हमारी हो जाएगी। कब? जब किसी एसेट को सब स्टैंडर्ड का नाम दे दिया गया, जब किसी एसेट को सब स्टैंडर्ड का नाम दे दिया गया। कब सब स्टैंडर्ड का नाम देगा? जब लोन की 90 दिनों तक कोई पेमेंट नहीं आएगी। तो जब किसी एसेट को सब स्टैंडर्ड का नाम दे दिया जाएगा तो ये सब स्टैंडर्ड का नाम देने के 60 दिन और इंतज़ार करो, 60 डेज़ के लिए और इंतज़ार करो। तो 60 डेज़ बाद उस पर्सन को फ़ोन मारो जिसका लोन नहीं आ रहा कि भाई साहब आप बैंक में आके मिलो या कोई पेमेंट दो, नहीं तो आपकी सिक्योरिटी हम हड़प लेंगे, ठीक है। तो 60 दिनों बाद हमने सिक्योरिटी हड़प ली। तो ये कुछ गाइडलाइंस बनाई गई सरफाइजी के द्वारा, ताकि लोग और ज़्यादा कुछ वो हम कहते हैं सतर्क हो जाएं, कुछ रिस्पॉन्सिबल हो जाएं कि हमने बैंक्स का लोन जो है वो एनपीए में नहीं कन्वर्ट होने देना, रेगुलर हम पेमेंट्स करते रहें।
क्योंकि उनके दिमाग में डर रहेगा कि हमारी सिक्योरिटी हड़प ली जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो 2002 में सरफाइजी एक्ट बना। अब इस सरफाइजी एक्ट के अंडर ही ये पॉइंट कंटिन्यू चल रहा है हमारा अभी। सरफाइजी एक्ट के अंडर 2002 में ही ARC बनाई गई। क्या बनाए गए? ARC क्या है? एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। 2002 में ARC बनाए गए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। इसमें मेन 4 पार्टनर्स थे या 4 बैंक्स थे जिन्होंने मिलकर ARC बनाया। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद PNB, पंजाब नेशनल बैंक, देन IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एंड ICICI, ठीक है। ICICI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये 4 बैंक्स थे, इन्होंने मिलके क्या बनाया? ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। 2000 में सरफाइजी एक्ट के अंडर इन्होंने क्या कहा? कहते अब जब 90 डेज हो गए सब स्टैंडर्ड एसेट के और उसके बाद 60 डेज हो गए, वो भाई साहब का कोई फ़ोन कॉल, कोई पेमेंट नहीं आई, तो वो बैंक क्या करेंगे? जो भी बैंक है, मान लीजिए SBI बैंक है, ठीक है, या SBI की नहीं, HDFC का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए HDFC बैंक है, 90 दिन तक तो पेमेंट नहीं आई और उसके और 60 दिन बाद पेमेंट नहीं आई। HDFC क्या करेगा? जो भी कोलेटरल लिए हुए हैं, जो भी सिक्योरिटी रखी हुई है उस पर्सन की जिसने लोन का पेमेंट नहीं दिया, वो कोलेटरल HDFC अपने नाम कर लिया। उसके बाद HDFC इस सिक्योरिटी को ARC को बेच देगा। ठीक है। ARC क्या है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब वो जो उसकी एसेट है वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगी। जो लोन ख़राब हुआ था वो बैंक वाले उसकी सिक्योरिटी बेचेंगे और उसका सिक्योरिटी से बैंक का लोन वाला पैसा कवर अप हो जाएगा। तो एसेट जो है वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगी। एसेट क्या था? HDFC ने जो लोन दिया था, लोन रिकंस्ट्रक्शन कर दिया। किसने? किसी कंपनी ने। कंपनी कौन सी है? ARC। किसके द्वारा खोली गई? SBI, PNB, IDBI और ICICI के द्वारा खोली गई। ठीक है, इतना समझ लग गया कि HDFC लोन की जो सिक्योरिटी है उसको बेच देगा ARC को और अपना पैसा कवर कर लेगा। अब पॉइंट ये आता है कि जो ये ARC हैं, जो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज़ हैं, ये अपना पैसा कैसे पूरा करेंगे? जो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज़ हैं ये अपना पैसा कैसे पूरा करेंगी, ये क्वेश्चन आता है। ARC वाले क्या करेंगे? ARC वाले देखिए क्या करेंगे। जब ये 2002 में ARC बनाया गया, ARC वाले क्या करेंगे? जब जो लोन मिल गया, जो सिक्योरिटी इन्होंने परचेज कर ली, जो कोलेटरल इन्होंने HDFC बैंक से खरीद लिया और HDFC बैंक वालों को उनकी पेमेंट दे दी, तो उस सिक्योरिटी के बदले में ये ARC कंपनी वाले शेयर्स इशू करेंगे। उनको क्या बोला जाएगा? शेयर्स को बोला जाएगा सिक्योरिटी रिसीट। क्या बोला जाएगा? सिक्योरिटी रिसीट बोला जाएगा। अब ये सिक्योरिटी रिसीट्स को शेयर्स की तरह कैपिटल मार्केट में डील किया जाएगा, इससे पैसा उठाया जाएगा मार्केट से और ARC वाले का भी पैसा पूरा हो जाएगा। और वो जो शेयर्स हैं बाद में वो शेयर्स की डीलिंग होगी, सेल परचेज होगी, तो ऑटोमेटिकली इकॉनमी में वो जो पैसा है वो रिवाइव हो जाएगा। तो ये एक पाथवे सा बनाया गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, 2002 में। इसके बाद अभी हाल ही में 2016 में, तो ये ARC वाला पॉइंट था। इसके बाद लेटेस्टली हाल ही में 2016 में कुछ कोड्स बनाए गए हैं, कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। उसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, या शॉर्ट फॉर्म में इनको बोला जाता है IBC 2016।
2016, ठीक है, इंडस्ट्री इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 या IBC 2016। अब इसमें जो ये पॉइंट है, इसमें जो ये इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के कोड निकाले गए हैं, इसमें क्या पॉइंट उठाया गया है कि जब भी किसी को बैंकरप्ट घोषित करना है, जब भी किसी को बैंकरप्ट घोषित करना है तो कोई भी कर सकता है, बैंकरप्ट कोई भी बैंक घोषित कर सकता है, ठीक है। हाँ, तो हम कर रहे थे हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। मैंने आपको इसको बताया कि कोई भी पर्सन रेजोल्यूशन दे सकता है किसी को भी बैंकरप्ट घोषित करने का। मान लीजिए कोई बैंक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल बैंक है, अभी हम HDFC का एग्जांपल ले रहे थे, तो HDFC बैंक का कोई पर्सन ने लोन खराब कर दिया, उसको NPA में कन्वर्ट करने की मजबूरी आ गई, तो HDFC का कोई भी पर्सन, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, चाहे वो कोई शेयर होल्डर है HDFC का, चाहे वो कोई क्रेडिटर है HDFC का लेनदार है, ठीक है, या फिर हम कहेंगे HDFC का कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, या HDFC का CEO है, कोई भी पर्सन है बैंक का, ठीक है। मान लीजिए किसी मिस्टर नीरव मोदी नाम के पर्सन ने NPA कर दिया, लोन खराब कर दिया, लोन को NPA में कन्वर्ट करने का मुद्दत आ गई, तो HDFC बैंक का कोई भी पर्सन, BOD है, चाहे शेयर होल्डर है, चाहे क्रेडिटर है, चाहे MD है, चाहे CEO है, वो मिस्टर नीरव मोदी के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पेश कर देगा कि इस भाई साहब को दिवालिया, बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट, कि इसके पास इतना पैसा नहीं है और इसकी सिक्योरिटी भी इतनी नहीं है कि इसको पैसे को रिकवर किया जा सके, उसको दिवालिया घोषित करने का रेजोल्यूशन दिया जा सकता है किसी भी पर्सन के द्वारा। ये कोड बनाया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। अब इस कोड के तहत क्या निर्णय लिया गया, क्या डिसीजन लिया गया कि अब किसी ने भी मान लो रेजोल्यूशन दे दिया मिस्टर नीरव मोदी के खिलाफ, HDFC के मान लीजिए किसी CEO ने, HDFC के CEO ने नीरव मोदी के खिलाफ रेजोल्यूशन दे दिया, एक पर्चा जारी कर दिया कि इसको भाई साहब को दिवालिया घोषित करो और इसकी जितनी भी संपत्ति है, जिसकी भी प्रॉपर्टी है, उसको सील करो, और इसने जो भी कोई सिक्योरिटी दे रखी है लोन के बदले में वो बैंक की हुई, और उसके साथ में वो बैंक को अधिकार भी मिल गया कि वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। तो उसके बाद जो ये रेजोल्यूशन पास हो गया कि नीरव मोदी को दिवालिया घोषित करना है, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, एक कमेटी बनाई जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ कमेटी, वो कमेटी बनाई जाएगी। अब वो कमेटी क्या ऑर्डर ले सकती है, कमेटी क्या क्या कर सकती है, कमेटी कहेगी या तो जी आप ARC को ट्रांसफ़र कर दो लोन अपना, के या तो अपना लोन ARC को ट्रांसफ़र कर दो, या बैंक अपने आप, बैंक कैन पर्सनली सेल द कोलेट्रल, या बैंक अपने आप पर्सनली जो भी उस पर्सन की सिक्योरिटी है वो वापस दे देगा, वो सेल कर देगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जो IBC 2016 के अकॉर्डिंग शुरू किया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के अकॉर्डिंग, कि कहते कोई भी पर्सन रेजोल्यूशन दे सकता है, रेजोल्यूशन दिया जाएगा, उसके बाद कमेटी बनाई जाएगी। अब कमेटी क्या कहेगी, या तो ARC को लोन ट्रांसफ़र कर दो, या बैंक अपने आप ही कोलेट्रल को सेल करके अपना पैसा पूरा कर ले, राइट। अब देखिए जो नीरव मोदी केस है उसमें क्या पंगा था, नीरव मोदी जी कहा जाता है कि वो 11,000 करोड़ का लोन लेके भाग गए, 11,000 करोड़ का लोन लेके भाग गए। अगर उनकी सिक्योरिटी की बात की जाए और उनकी सारी प्रॉपर्टी की बात की जाए, उनकी सिक्योरिटी जो बैंक में जमा थी और उनकी प्रॉपर्टी जो भी उनके नाम थी, उन सभी को मिला के सारा रुपया बनता था आई थिंक 3 या 4,000 करोड़, या मान लीजिए 5,000 करोड़ बनता था। अब ऑब्वियस सी बात है
समझने वाली बात है कि 3,000 करोड़ की सिक्योरिटी और 1-2 हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी के बदले में उस पर्सन को 11,000 करोड़ का लोन कैसे मिल गया। ठीक है, और फिर हम कहते हैं कि जी एनपीए तो सरकारी बैंकों में ज़्यादा है, वो अपने आप ही सरकारी बैंकों में ज़्यादा होंगे। इसका मतलब किसी ना किसी की तो मिली भगत होगी ही कि 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के बदले में 11,000 करोड़ का लोन दिया जा रहा है। ठीक है, सरकार एनपीए को सही करने के लिए ये स्कीम्स बनाई हैं। ठीक है, फलाना धमकाना कुछ ना कुछ तो किया है, पर ये इतनी इफ़ेक्टिव नहीं साबित हो रही हैं। पर चलो, हमने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग पढ़ लिया है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। हाँ, और एक ये इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के अकॉर्डिंग ही, अगर तो इंडिविजुअल मैटर है, अगर तो मतलब कोई इंडिविजुअल बंदा लोन लेके भाग गया आपका, तो उसका लोन का निपटारा कौन करेगा? उसके लोन का निपटारा करेगा डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इंडिविजुअल पर्सन अगर लोन लेके भाग गया, इंडिविजुअल पर्सन का लोन एनपीए घोषित हो गया, तो वो मैटर कौन संभालेगा? डीआरटी। वो कौन संभालेगा? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल संभालेंगे। ठीक है, और अगर कंपनी का मैटर है, अगर कंपनी का मैटर है, अगर कोई कंपनी का लोन एनपीए शो हो गया, अगर किसी कंपनी का लोन एनपीए शो हो गया, तो उसको कौन संभालेगा? उसको संभालेगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं एनसीएलटी। इसको कौन संभालेगा? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। हम जो ये एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, ये कब बना? ये बना 1 जून 2016 को। ये कब बना? 1 जून 2016 को बना। अगर इंडिविजुअल का मैटर है तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल वो मैटर संभालेगा, और अगर कंपनी का मैटर है तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल वो मैटर संभालेगा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कब बना? 1 जून 2016 को। किसके अकॉर्डिंग? ये हमारा आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके साथ आपके बहुत सारे बैंकिंग के करंट अफेयर्स, आरबीआई से रिलेटेड करंट अफेयर्स और इकोनॉमी के कुछ करंट अफेयर्स क्लियर हो गए होंगे। जो ये हमने आरबीआई एंड द इकोनॉमी वाला पॉइंट किया, मनी सप्लाई वाला, और ये आज एनपीए वाला पॉइंट किया। ठीक है, और भी हमने करंट के काफ़ी सारे टॉपिक किए हैं, जैसे हमने मॉनेटरी पॉलिसी किया था, हमने इन्फ्लेशन किया था, और हमने अनएम्प्लॉयमेंट किया था। तो वो आप रेट्स वगैरह चेक कर लीजिएगा, इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है। ठीक है, हमने बजट में डेफिसिट के बारे में किया था, तो वो आप चेक करते रहिएगा। तो हमें ऐसे ही कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जो पेंडिंग हैं, वो जल्दी आपको लेक्चर में दे दिए जाएंगे, ताकि आपका इकोनॉमिक्स का लेक्चर कंप्लीट हो जाए। एक्सपेक्ट करता हूँ मैं कि आपका यह आज का लेक्चर इफ़ेक्टिव लगा होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा ये लेक्चर देख के और लेक्चर सुन के। ना कुछ समझ आए तो वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर कुछ डिस्कशन करने का मन हो तो यू आर फ्री टू कॉल मी एनी टाइम एनीवेयर। तो तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हेल्दी रहिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन और ग्रीन रखिए। गुड बाय, टेक केयर।